सो गाइज हमारी न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर्स चल रहे थे और आज का जो लेक्चर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल बी डीलिंग विद द सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और वी कैन से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे पास क्या है, सेरिब्रम। तो सबसे पहले वही इंशाल्लाह जैसे हम करते हुए आ रहे हैं कि न्यूरो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों साथ साथ चलाएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग इसकी न्यूरो एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट्स फंक्शन। ठीक, तो सेरिब्रम हमारे पास एक्चुअली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कॉल्ड टेलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन। ठीक है, हमारे पास सेरिब्रम डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर, जो कि हमें शुरू से पता है, मैंने लिखा हुआ भी है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा जिसको हम कहते हैं डाइनसेफेलॉन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड एज टेलेंसेफेलॉन, और बाकी जो सेंटर पार्ट होता है सेरिब्रम का उसको हम क्या कहते हैं, डाइनसेफेलॉन। सेंटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड एज डाइनसेफेलॉन, और उस डाइनसेफेलॉन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, दैट डाइनसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, उसके अंदर थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और एपिथैलेमस। ये दो चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए नहीं होंगी कि ये सब थैलेमस और एपिथैलेमस क्या है, क्योंकि बेसिकली हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नाम से तो फेमिलियर होते हैं, लेकिन ये सब थैलेमस और एपिथैलेमस अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम नेम सुना है। ठीक, जहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अदर कॉल्ड एज डाइनसेफेलॉन। और डाइनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और एपिथैलेमस आ जाते हैं। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले अपना देखें डाइनसेफेलॉन को, स्ट्रक्चर को, और थोड़ा बहुत सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी, तो आज जो अभी जो हमारा बेसिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा डाइनसेफेलॉन। ठीक, तो बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द डाइनसेफेलॉन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर से हम डाइनसेफेलॉन पे किस तरीके से पहुंचेंगे, मतलब कि हेमिस्फीयर से हम कितना एरिया क्रॉस करके फिर डाइनसेफेलॉन पे पहुंचेंगे, हमें ये चीज़ अभी डिस्कस करनी है। तो गाइस सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है। सो गाइज हम लोग सेरिब्रम को डिस्कस कर रहे थे और वो 2 मिनट के लिए एक वीडियो पॉज हो गई थी, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें कि हम किस तरीके से, है ना, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वहाँ से किस तरीके से डाइनसेफेलॉन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तभी क्योंकि आप भी जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वही डाइनसेफेलॉन ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से हेमिस्फीयर से लेके डाइनसेफेलॉन तक पहुँचेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जैसे आपको इस 3D में भी दिख रहा है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, याद रखना, इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। सेरिब्रल हेमिस्फीयर किससे सराउंडेड होता है, इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड एज मेनिंजेस। ठीक है, सबसे आउटर लेयर होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बाद अरेक्निडॉइड मैटर, अरेक्निडॉइड मैटर के बाद पिया मैटर, और पिया मैटर इस पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ बिल्कुल एडहर किया हुआ होगा, चिपका हुआ होगा। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि पाया मैटर जो है वो फुल हमारे पास इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ चिपका हुआ होगा। ठीक है, फुली अटैच्ड होगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि पाया मैटर जो है वो हमारे पास टोटली अटैच होगा। पाया मैटर के बाद हमारे पास क्या होती है, अरेक्निडॉइड मैटर, और इन दोनों के दरमियान में भी हमारे पास एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं सब अरेक्निडॉइड स्पेस। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ड्यूरा मैटर, और हमारे पास है ना अरेक्निडॉइड मैटर, इन दोनों के दरमियान में भी स्पेस होता है जिसको एक और एक अच्छा सा नाम था, वो अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा, वो हम स्पेस कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ड्यूरा मैटर और है ना अरेक्निडॉइड मैटर के दरमियान में। लेकिन ये बहुत बहुत छोटा होता है, इतना ज़्यादा इन दोनों के दरमियान में गैप नहीं होता, लेकिन अरेक्निडॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गैप होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेनिंजेस का, कि पिया हमारे पास सबसे ज़्यादा आउटर लेयर में क्या होती है, आउटर साइड पे ड्यूरा मैटर, अरेक्निडॉइड मैटर, पिया मैटर। ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस जो कि स्पेस होगी बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द अरेक्निडॉइड मैटर, और सब अरेक्निडॉइड स्पेस इट इज द स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड अरेक्निडॉइड मैटर। ठीक, तो पाया मैटर जो होती है वो पूरा हमारे इस हेमिस्फीयर को सराउंड करके रखी हुई होती है। तो सबसे पहले हमारे पास पाया मैटर आएगी, पाया मैटर के बाद हमारे पास क्या आएगा, पाया मैटर के बाद हमारे पास कॉर्टेक्स आएगी, पाया मैटर के बाद हमारे पास क्या होगा, ये सेरिब्रम का इनर एस्पेक्ट अगर हम देखें, अगर ये सेरिब्रम
प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसका इनर एस्पेक्ट देखूं, क्योंकि हमें यहाँ से बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई आउटर साइड तो हमारे पास फोल्ड्स और गायरा के अंदर एसोसिएटेड होती है, फोल्ड्स और गायरा होते हैं आउटर साइड पे, ठीक। तो जब थोड़ा सा आउटर साइड से हम अंदर की साइड आएंगे तो हमें क्या दिखता है, अंदर की साइड पे हमारे पास होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नथिंग बट ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नथिंग बट ग्रे मैटर, ठीक है। अब उस ग्रे मैटर में क्या होता है, क्या सब कुछ होगा, वो हम नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक। ग्रे मैटर के बाद हमारे पास क्या आता है? ग्रे मैटर के बाद हमारे पास आ जाता है वाइट मैटर्स। और वाइट मैटर्स में क्या होते हैं? वाइट मैटर्स में हमारे पास फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स एंड अदर फाइबर्स ऑल्सो, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाइट मैटर के बाद हमारे पास क्या आता है? वाइट मैटर के बाद हमारे पास आता है इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर। इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसल गैंग्लियन भी कहते हैं। वाइट मैटर के बाद हमारे पास क्या आता है? इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर। हमें पता है कि वाइट मैटर होता है वो बेसिकली क्या होता है? एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स। तो जब मिड ब्रेन से हमारे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं तो वो हमारे पास एक शेप इख्तियार कर लेते हैं बैंड की, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। और फिर वो इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास फाइबर्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं? दे सराउंड द मासेस ऑफ ग्रे मैटर। दे सराउंड द मासेस ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड एज बेसल गैंग्लियन। और फिर वहाँ से हमारे पास जब वो बेसल गैंग्लियन को पूरा सराउंड कर लेते हैं, इंटरनल कैप्सूल के फाइबर जब पूरे बेसल गैंग्लियन को सराउंड कर लेते हैं, तो उनमें से हमारे पास क्या निकलती हैं? फाइबर्स निकलती हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे होते हैं। और उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। ये हमें पता है कि ये अगर बेसल गैंग्लियन है तो उनको हमारे पास इन्होंने सराउंड किया हुआ होता है, किसने? इंटरनल कैप्सूल ने। और फिर इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास फाइबर्स रेडिएटेड आउट हो रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, कोरोना रेडिएटा। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई थी, पहले से जो एक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमें डिस्कस करना है क्या? अच्छा, इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर। इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर के बाद हमारे पास आ जाता है क्या? डाइनसेफेलॉन। इनर मासेस ऑफ ग्रे मैटर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? डाइनसेफेलॉन। और अब हमें उस डाइनसेफेलॉन को डिस्कस करना है। सो गाइज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसको? डाइनसेफेलॉन को। और वो एक अजान आ गई थी, सो आई स्टॉप्ड इट। और एक ये मैंने एक बड़ी मुश्किल से इनोवेशन बनाई है कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर से डाइनसेफेलॉन की तरफ आएंगे। तो लेट्स से कि ये क्या है? ये हमारे पास एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। आउटर साइड पे इसके फोल्ड्स वगैरह होंगे, ठीक है। जैसे अगर ये मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा अगर हैंड जो है वो क्या? सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो इसके आउटर साइड पे फोल्ड्स, गायरा वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। इनर साइड पे हमारे पास क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनर साइड पे हमारे पास क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर से हमारे पास क्या होगा? फाइबर्स आ रहे होंगे। ग्रे मैटर से हमारे पास क्या होगा? फाइबर्स आ रहे होंगे। अब व्हाइट मैटर के जो फाइबर्स जो हैं, ठीक है, व्हाइट मैटर के जो फाइबर्स जब वो आ रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे कि देखो ये हमारे पास व्हाइट मैटर के फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। व्हाइट मैटर के, मेरे हैंड की पोजीशन को आप देखना, दिख रही है इसमें, ठीक है। व्हाइट मैटर के ये फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो क्या करेंगे? व्हाइट मैटर के फाइबर्स वो हमारे पास कुछ मासेस ऑफ ग्रे मैटर को सराउंड कर लेंगे, ठीक है। कुछ मासेस ऑफ ग्रे मैटर को क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। लेट्स से ये हमारे पास व्हाइट मैटर के फाइबर्स आ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को क्या किया? सराउंड कर लिया। एक स्ट्रक्चर को क्या किया? सराउंड कर लिया। अब इन्होंने जिस स्ट्रक्चर को सराउंड किया, लेट्स से ये वाइट कार जो है, इन्होंने इस वाइट कार को पूरा सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद ये इस तरीके से मेरे हैंड की तरह एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। तो इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि रेड मार्कर था हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कैप्सूल। तो व्हाइट मैटर के फाइबर्स क्या होंगे? वो व्हाइट मैटर के फाइबर्स हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होंगे, ठीक है। अब उनमें डायरेक्शन, व्हाइट मैटर के अंदर जो फाइबर्स होंगे उनकी डायरेक्शन आइदर इट कुड बी टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स और दे कुड बी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मिड ब्रेन, ठीक है। या तो वो हमारे पास इफरेंट होंगे या एफरेंट होंगे। हम सिर्फ जनरल कंसिडर कर रहे हैं कि ये व्हाइट मैटर के फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आते के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पहले इनर मास ऑफ ग्रे मैटर, जिसको हमने कहते हैं बेसल गैंग्लियन, उसको सराउंड कर लिया। और फिर हमारे पास क्या किया कि एक इंटरनल कैप्सूल के तौर पे अरेंज हो गए। इंटरनल कैप्सूल के फॉर्म में ये अरेंज हो गए। फाइबर्स आ रहे हैं, बेसल गैंग्लियन को सराउंड किया, और क्या होगा कि ये हमारे पास इनर मासेज ऑफ वो इंटरनल कैप्सूल की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि फाइबर्स आ रहे हैं, आते के साथ इन्होंने इनर वो बेसल गैंग्लियन को सराउंड किया। बेसल गैंग्लियन में भी कौन से वाले पार्ट को? पर्टिकुलरली दे सराउंडेड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, आप ये कह सकते हो। इन्होंने क्या किया? ये फाइबर्स आ रहे थे, फाइबर्स ने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सराउंड किया, जिसके अंदर क्या क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास पोटामेन और ग्लोबस पैलिडस होता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या होगा?
उसके बाद हमारे पास इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, रेड मार्कर क्या हो गया, इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। इंटरनल कैप्सूल के बाद भी हमारे पास एक और एक मास ऑफ ग्रे मैटर होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद भी, अच्छा, ये व्हाइट मैटर के फाइबर्स तो कंटिन्यू होंगे यहाँ पे, ऑल्दो दे अरेंज इनटू अ बैंड कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल, लेकिन हमारे पास व्हाइट मैटर के फाइबर्स आगे की तरफ भी जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा नहीं कि सेंटर तक नहीं जाएंगे, टुवर्ड्स द सेंटर भी जाएंगे, लेकिन इस एरिया पे जब वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं तो ये हमारे पास एक स्पेशलाइज बैंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। एंड दिस इंटरनल कैप्सूल इज कंटिन्यूड डाउनवर्ड विद द मिड ब्रेन। ये जो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होता है, इट इज कंटिन्यूड डाउनवर्ड विद द मिड ब्रेन, और वी कैन से क्रस्ट ऑफ सेरिब्री। क्रस्ट ऑफ सेरिब्री जो कि पार्ट होता है मिड ब्रेन का, जो कि हमारे पास इंटरनल कैप्सूल से कनेक्टेड होता है, तो उसके साथ ही हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि फाइबर्स आ रहे होंगे, दे सराउंडेड दिस इनर मास ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया। उन लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया को सराउंड करने के बाद इन्होंने एक दीवार बना ली, जिस दीवार को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कैप्सूल। उस इंटरनल कैप्सूल के भी 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब। जेन्यू का मतलब होता है बैंड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कर्विंग पॉइंट। तो ये हमारे पास हमें समझ में आ रहा है कि इंटरनल कैप्सूल एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें एंटीरियर लिम्ब, फिर जेन्यू कर्व लाइक स्ट्रक्चर, और फिर पोस्टीरियर लिम्ब। क्योंकि जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया होता है ना, उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया जो ना, मेरी जो मैंने ये फिस्ट बनाई है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरीके का होता है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया इस तरीके का होता है। तो जब आप कोई सी भी चीज़ इसको यूँ सराउंड कर रही होगी, तो वो जो चीज़ सराउंड कर रही होगी वो भी हमारे पास इसी कर्व लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही सराउंड करेगी, तो उसके भी कर्व लाइक स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। भाई जो भी चीज़ इस फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर को सराउंड करेगी तो उसका भी इस तरीके का बैंड लाइक स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। तो उस बैंड लाइक स्ट्रक्चर के लिए फिर पार्ट्स होने चाहिए, तो एंटीरियर पार्ट, फिर जेन्यू जो कि कर्विंग पॉइंट होगा, जो कि इसकी कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस को कवर कर रहा होगा। एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू जो कि कॉन्केव सरफेस को कवर कर रहा होगा, और फिर पोस्टीरियर लिम्ब। पोस्टीरियर लिम्ब विल देन कंटिन्यू इन द मिड ब्रेन। पोस्टीरियर लिम्ब जो होगी, ये जो पोस्टीरियर लिम्ब जो होगी, एंटीरियर लिम्ब, ठीक है, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, और फिर जो पोस्टीरियर लिम्ब होगी वो हमारे पास कहाँ, इस मिड ब्रेन में कंटिन्यू होगी। पोस्टीरियर लिम्ब जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन में कंटिन्यू होगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल कंफर्म जन्नती। इंटरनल कैप्सूल अच्छे से समझ में आ गया कि एंटीरियर लिम्ब, फिर जैसे अगर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को इसने सराउंड किया हुआ है, इसमें एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, posterior limb, and then this posterior limb is continued with the midbrain, or we can say crus cerebri of midbrain। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ठीक। फिर इस क्रस सेरिब्री के बाद, ठीक है, एक्चुअली मेरे पास मार्कर ही खत्म हो गया, लेट मी फाइंड अनदर मार्कर, ठीक। तो इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है वो हमें पता है। इंटरनल कैप्सूल के बाद क्या स्ट्रक्चर आता है, इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आता है एक अदद, जो इसमें ब्लैक कार दिख रही है, हाँ, एक अदद थैलेमस। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या आता है, थैलेमस। कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, थैलेमस, ठीक। और हमें पता है कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस के बीच में क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर ये थैलेमस है, थैलेमस के बराबर में क्या होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये हम सारा 3D में भी देखेंगे, आपको सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद क्या है, थैलेमस। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल। सुपीरियर साइड ऑफ थैलेमस पे होता है ये लेटरल वेंट्रिकल, इसको हम देखेंगे लेटरल वेंट्रिकल को भी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद लेटरल वेंट्रिकल विच इज सेपरेटिंग द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। थैलेमस जो है, जिस जगह से हमारे पास थैलेमस शुरू हो जाएगा वहाँ से हमारा डाइनसेफेलॉन शुरू हो जाएगा। जिस पार्ट ऑफ सेरिब्रल सेरिब्रम से, जैसे ही सेरिब्रम में जहाँ थैलेमस आ गया वहाँ हमारे पास हमारा डाइनसेफेलॉन शुरू हो जाएगा। जहाँ हमारे पास थैलेमस आ गया वहाँ हमारे पास डाइनसेफेलॉन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ये थैलेमस, ठीक है, थैलेमस, ब्लैक कार क्या है, थैलेमस, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है ना, हाँ, लेट मी,
थैलेमस के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर जो हम लोग को नॉर्मली समझ आता है वो क्या होता है, थैलेमस के बाद हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर नज़र आता है, हाइपोथैलेमस, जो कि मेरी ब्लू कार है। हाइपोथैलेमस के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, थर्ड वेंट्रिकल, जो कि मोस्ट मीडियली होता है। थैलेमस के बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस के बाद क्या होगा, मोस्ट मीडियल वेंट्रिकल। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब दो स्ट्रक्चर और होते हैं जो कि हमारे पास किस में आ जाते हैं, डाइनसेफेलॉन में। डाइनसेफेलॉन में दो स्ट्रक्चर और आते हैं, वो हमें देखने हैं, वो हमने जो पहले कभी नाम भी नहीं सुने होते। एक होता है जिसको हम कहते हैं एपिथैलेमस। ठीक है, एक क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिथैलेमस, जो कि थैलेमस के बिल्कुल पीछे की साइड पोस्टीरियरली होता है लेकिन ऊपर होता है। थैलेमस की पोस्टीरियर साइड पे होता है लेकिन थैलेमस से थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर ये दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ये थैलेमस है तो थैलेमस के थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे होगा लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। इसको भी ट्रांसवर्सली कर दूं तो ये अगर थैलेमस है तो थैलेमस के पीछे होगा लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीथैलेमस। थैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि थैलेमस के पोस्टीरियर साइड पे होगा लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरीके से होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीथैलेमस। अब इस एपिथैलेमस में क्या होता है वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सबथैलेमस। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबथैलेमस। सबथैलेमस क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज समहाउ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। ठीक है, अब जो आप रेड कार को फोकस करना, ठीक है। अब हमारे पास ये सबथैलेमस क्या है, सबथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर विच इज समहाउ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन के मार्कर्स के बीच में भी आ रहा है, ठीक है। अगर ये मिड ब्रेन के मार्कर्स हैं तो इस ये ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर मिड ब्रेन के मार्कर्स हैं, मतलब दे आर शोइंग द मिड ब्रेन। सो समहाउ इट इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन बट इट इज इन बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबथैलेमस क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में है, बट इट्स सम पार्ट इज कंटिन्यूड विद द मिड ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि सबथैलेमस क्या है। सबथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस बट इट इज कंटिन्यूड विद द मिड ब्रेन। यानी कि मिड ब्रेन का भी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इस सबथैलेमस के अंदर आता है। अब सबथैलेमस में हमारे पास क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबथैलेमस में भी न्यूक्लियस होते हैं स्पेसिफिक। अब जब हम सबथैलेमस को डिफाइन करेंगे या उसकी जो न्यूक्लिया को बोलेंगे तो स्पेसिफिकली तो सबथैलेमस में एक ही न्यूक्लिया होता है जो कि इसका अपना जाती होता है। यानी कि सबथैलेमस का जो अपना जाती होगा न्यूक्लियस उसको हम कहते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लिया। सबथैलेमस में क्या होगा, जो न्यूक्लिया होगा उसको हम बोलेंगे सबथैलेमिक न्यूक्लिया। बट ड्यू टू दिस सबथैलेमस रीजन इज गोइंग इन द मिड ब्रेन। ठीक है, अब ये जो जगह है, लेट्स से ये जगह जिस पे मैंने सर्किल भी कर दिया है, ये सबथैलेमस की जगह है। बट अब ये जगह चूंकि ये हमारे पास मिड ब्रेन में भी आ रही है तो हमारे पास मिड ब्रेन की जो न्यूक्लिया होंगे वो भी हमारे पास इस सबथैलेमस वाले रीजन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो मिड ब्रेन के जो यहाँ पे इस साइड पे जो न्यूक्लिया होंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे पास कहाँ पर आ रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग इन द सबथैलेमस रीजन। तो वो हमारे पास सबथैलेमस में भी काउंट किए जाते हैं, मतलब सबथैलेमस रीजन के अंदर भी वो स्टडी किए जाते हैं और काउंट किए जाते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि सबथैलेमस में अपना एक तो जाती न्यूक्लिया होगा, दूसरा जो मिड ब्रेन की न्यूक्लिया इसके अंदर इस रीजन में आ रहे हैं वो भी इसके अंदर स्टडी किए जा सकते हैं या काउंट किए जा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो सबथैलेमस है इट इज़ एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर टू थैलेमस। लेकिन इसका रिलेशन अगर हम समझें तो सबथैलेमस इज रिलेटेड पोस्टीरियो मीडियली विद द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के किस रिलेशन में आएगा, और वी कैन से हाइपोथैलेमस इससे कहाँ होगी, हाइपोथैलेमस इस सबथैलेमस के मीडियल के रिलेशन में होगा और थैलेमस इसके लेटरल के रिलेशन में होगा। सबथैलेमस जो है, सबथैलेमस के हिसाब से हाइपोथैलेमस सुपीरियर मीडियल होगा और थैलेमस हमारे पास अल्लाह आपको नेकी दे लेटरल के रिलेशन में होगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि सबथैलेमस से हाइपोथैलेमस मीडियल के रिलेशन में और थैलेमस लेटरल के रिलेशन में होगा। ठीक है, बाकी अब उसके बाद सबसे ज़्यादा मीडियल क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। अब ये सारा स्ट्रक्चर हम किस में देखेंगे, 3D पे देखेंगे।
सो गाइस अब हमें 3D में स्ट्रक्चर्स देखने सारे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम अपना स्ट्रक्चर सबसे पहले देखना शुरू करें, ठीक है, मीडियल से लेटरल जाते हैं। हम कहाँ से जाते हैं? मीडियल से लेटरल। तो सबसे पहले आपको ये देखो क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम क्या कहते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बाद हमें पता है क्या आता है? थर्ड वेंट्रिकल के बाद हमें पता है हाइपोथैलेमस आता है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या आता है? हाइपोथैलेमस। थर्ड वेंट्रिकल के बाद छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। थर्ड वेंट्रिकल का बाद वी कैन से, अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, कांगज गाड़ी, अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है तो इसके इंफीरियो मीडियल रिलेशन में ये कार जो है, इंफीरियो मीडियल रिलेशन में क्या होगा? हाइपोथैलेमस। अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है तो इसके इंफीरियो मीडियल रिलेशन में हाइपोथैलेमस, और थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियो लेटरल रिलेशन में क्या होगा? थैलेमस। सुपीरियो लेटरल रिलेशन में थैलेमस, इंफीरियो मीडियल रिलेशन में हाइपोथैलेमस। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, इसके इंफीरियो मीडियल रिलेशन में हाइपोथैलेमस, और सुपीरियो लेटरल रिलेशन में हमारे पास क्या है? सुपीरियो लेटरल रिलेशन में हमारे पास आ जाती है आपका थैलेमस। थैलेमस सुपीरियो लेटरल रिलेशन। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस भी इंफीरियो लेटरल रिलेशन है। इंफीरियो मीडियल थोड़ी, मीडियल तो इस तरफ होना चाहिए ना। तो इंफीरियो लेटरल रिलेशन में कौन आ जाएगा? इंफीरियो लेटरल रिलेशन में हाइपोथैलेमस। सुपीरियो लेटरल रिलेशन में कौन होगा? सुपीरियो लेटरल रिलेशन में थैलेमस। अब हमें ये देखना है, ठीक। तो ये हमने हटा दिया। हटाने के बाद ये हमारे पास एक अदद हाइपोथैलेमस एक्सपोज हो गया। ठीक है, एक अदद हाइपोथैलेमस एक्सपोज हो गया। अब हाइपोथैलेमस जो है वो इतना सा होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता जितना इसमें दिखाया हुआ है, वो इतना बस चुन्ना सा होता है, ठीक है, जो कि आपको दिख सकता है। ये इतना सा एरिया जो है ना, ये आपका हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, इतना सा एरिया जो है ये आपका हाइपोथैलेमस का होता है। फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस के बीच में एक क्लेफ्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है? जो कि हमारे पास दो साइड के थैलेमस को कनेक्ट कराता है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्राथैलेमिक क्रेस्ट, और वी कैन से इंट्राथैलेमिक एरिया कहते हैं, या एक इंट्राथैलेमिक ओपनिंग कहते हैं, या इंट्राथैलेमिक कैनाल, जो कि क्या करती है कि दो साइड के थैलेमस को आपस में लिंक कराती है। यानी कि अगर इसके अभी हम ये स्ट्रक्चर हटाएंगे तो हमें थैलेमस दिखेगा। तो अगर ये एक साइड का थैलेमस है तो ये हमारे पास दूसरे साइड के थैलेमस को आपस में कनेक्ट कराती है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो एडेशन जो है, ये हमारे पास क्या करती है? ये हमारे पास दोनों साइड के थैलेमस को कनेक्ट कराती है। तो हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे देखो मेरे हैंड को, ये थर्ड कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से क्रॉस होके दूसरी साइड पे चली जाएगी। ठीक, ये जो हमारे पास कैनाल जो ये क्या करती है? ये दो साइड के थैलेमस को लिंक कराती है। इस तरफ बीच में हमारे पास क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल कैनाल दोनों साइड के थैलेमस को आपस में लिंक कराती है। थर्ड वेंट्रिकल कैनाल जो है वो दोनों साइड के थैलेमस को आपस में लिंक करा रही होगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। और इस कैनाल के नीचे हमारे पास क्या है? दोनों साइड का हाइपोथैलेमस। ठीक है, कैनाल के नीचे हमारे पास क्या होगी? हाइपोथैलेमस। अगर ये कैनाल है, ठीक है, मिड लाइन में क्या होगा? कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। इस कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के इस तरफ, अगर ये एक साइड की कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है तो उसके इस तरफ हमारे पास हाइपोथैलेमस, और ये अगर दूसरी साइड की थर्ड कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है तो इसके इस साइड पे, यानी कि इंफीरियर लेटरल साइड पे हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर हम इसको गाड़ियों के हिसाब से बनाएं तो सो गाइस ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आई बेट कि अगर कोई है ना इस तरीके का रिलेशन बना दे तो अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो थैलेमस दोनों साइड का थैलेमस आ गया। दोनों साइड के थैलेमस को कनेक्ट कर रहा है कौन? इंट्राथैलेमिक एरिया। इंट्राथैलेमिक क्या होगी? कैनाल होती है जो कि दोनों साइड को क्या कर रही होती है? दोनों साइड के थैलेमस को कनेक्ट करा रही होती है। अब एक साइड का एक अदद थैलेमस, उसके नीचे हमारे पास क्या है? उसके नीचे थैलेमस के इंफीरियर मीडियल। थैलेमस के लिहाज से हमारे पास हाइपोथैलेमस क्या है? इंफीरियर मीडियल। थैलेमस के लिहाज से हाइपोथैलेमस क्या है? इंफीरियर मीडियल। और इस हाइपोथैलेमस के लिहाज से हमारे पास ये कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल वो सुपीरियर मीडियल रिलेशन में, लेकिन कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के लिहाज से हाइपोथैलेमस क्या होगा? इंफीरियर लेटरल रिलेशन में, क्योंकि कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के बराबर में है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट मीडियल है। मोस्ट मीडियल फिर मीडियल फिर लेटरल, मतलब मोस्ट मीडियल फिर लेटरल, लेटरल 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 सारा चलता है। ठीक है, तो कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के इंफीरियर मीडियल रिलेशन में क्या आ जाता है?
हाइपोथैलेमस, और फिर इसके सुपीरियर लेटरल रिलेशन में क्या आ जाएगा, थैलेमस। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये कैनाल जो है वो दोनों साइड के थैलेमस को कनेक्ट करा रही होगी, ठीक है। तो वी कैन सी कि इन द मिड लाइन हमारे पास क्या होता है, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, फिर दोनों साइड पे हमारे पास हाइपोथैलेमस और फिर थैलेमस। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ये कैनाल जो है, कैनाल विल बी क्रॉसिंग द कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अगर ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होगी तो उसमें से ये क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं ये कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल पूरी बनाता 3D में, आप देखें, ठीक है, अगर ये मैं कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल को रहने देता तो आप देख सकते हो कि कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में भी ओपनिंग है, जिससे ये हमारे पास इंट्राथैलेमिक एडिशन जो है वो दूसरी साइड के थैलेमस से कनेक्ट हो सकेगा, ठीक। यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ रहा है कि अगर ये मैं ये रहने देता, अगर ये मैं कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल रहने देता, अभी तो हाइपोथैलेमस एक्सपोज कर दिया था हमने, ठीक है, तो अगर मैं इधर कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल रहने देता तो वहाँ पे भी हमें दिखता है कि कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर एक ओपनिंग है, और वी कैन से कि कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, ओपन एरिया होगा, जो कि दोनों साइड के थैलेमस को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए होगा। अगर ये कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, अच्छा इसको इस तरीके से देख लो, ये कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इसके बीच में से हमारे पास ये इंट्राथैलेमिक एडिशन जो है वो क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है। ये कैविटी, मेरी जो दोनों उंगली और थंब जो है वो क्या है, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इनके बीच में से हमारे पास इंट्राथैलेमिक एडिशन जा रहा होगा, ठीक। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और ये हाइपोथैलेमस जो है, जो कि एक डाइनसेफेलॉन का पार्ट है, इट इज़ कंटिन्यूड विद द मिड ब्रेन। अब ये मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो मिड ब्रेन जो है वो हमारे पास थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो लेटरल है किसके, हाइपोथैलेमस के। अगर ये हमारा हाइपोथैलेमस है तो इसके बराबर में ये रहा, ये देखो, ये है मिड ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस के किस रिलेशन में आ रहा है, इन्फीरियर लेटरल रिलेशन में। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने एक तस्वीर बना के रखी, लेट मी शो यू। सो गाइज, आप ये एक अदद तस्वीर देख सकते हो, इसमें तो बहुत सारी लेबलिंग है। जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से हम अच्छे से इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो, ये रहा हमारा एक अदद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो नीचे इंफीरियर लेटरल, हाइपोथैलेमस के इंफीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे जो हमारे पास ये एरिया होगा मिड ब्रेन का, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने किससे मार्क किया हुआ है, ग्रीन से जो मार्क हुआ है, ये हमारे पास एरिया क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा सब थैलेमिक एरिया। दिस एरिया ऑफ मिड ब्रेन विल बी कॉल्ड एज सब थैलेमिक एरिया, जिसको मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। आपको लेबल समझ में नहीं आएगा, बस आप ये समझो कि ये जो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे वाला एरिया है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब थैलेमिक एरिया, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे एरिया जो कि मिड ब्रेन और है ना सेरिब्रम के साथ कंटिन्यू है। वी कैन से कि अगर ये मेरी मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के साथ जो हमारा है ना सेरिब्रम का जो पार्ट है डाइनसेफेलॉन, उसके साथ जो पार्ट कंटिन्यू है, और वी कैन से कि मिड ब्रेन जो कि कंटिन्यू हो रही है किसके साथ, सेरिब्रम के साथ। अब सेरिब्रम के कौन से हिस्से के साथ कंटिन्यू हो रही है, सेरिब्रम के डाइनसेफेलॉन वाले हिस्से के साथ कंटिन्यू हो रही है। तो डाइनसेफेलॉन वाले एरिया का कुछ पार्ट और मिड ब्रेन का कुछ पार्ट, एक इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, सब थैलेमिक रीजन, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस के बराबर में भी डाइनसेफेलॉन का कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो डाइनसेफेलॉन का कुछ पार्ट और मिड ब्रेन का कुछ पार्ट, ये हमारे पास दोनों मिल बांट के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिल बांट के हमारे पास बनाएंगे सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक। डाइनसेफेलॉन को आप लोग इस तरीके से समझ लो कि सेंटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। तो हमारे पास मिड ब्रेन इज कंटिन्यूड विद द डाइनसेफेलॉन। आप ये भी कह सकते हो कि मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन इज कंटिन्यूड विद द डाइनसेफेलॉन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट। अगर ये मिड ब्रेन है तो उसका एंटीरियर एस्पेक्ट जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट इज कंटिन्यूड विद द डाइनसेफेलॉन एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज कंटिन्यूड विद द इंटरनल कैप्सूल, जो कि हमें पता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या चीज़ समझाना मैं चाह रहा था कि अगर ये हमारे पास मिड ब्रेन है तो मिड ब्रेन अगर ये है तो मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट इज कंटिन्यूड विद द डाइनसेफेलॉन एंड पोस्टीरियर पार्ट इज कंटिन्यूड विद द इंटरनल कैप्सूल। ये पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट, ये हमारे पास कंटिन्यू होगा किसके साथ, विद द पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन, ठीक है। अब किस पार्ट से, डाइनसेफेलॉन का कुछ पार्ट और मिड ब्रेन का कुछ पार्ट, दे बोथ आर फॉर्मिंग सब थैलेमिक एरिया, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल। सो गाइस, हम लोग हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस के और डाइनसेफेलॉन के कुछ रिलेशंस। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस आगे की तरफ कंटिन्यू होता है हमारे पास
ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास आगे की तरफ कंटिन्यू होता है विद द ऑप्टिक चियाज़म, ठीक है। वो हमारे पास आगे की तरफ किससे कंटिन्यू होता है? विद द ऑप्टिक चियाज़म, ठीक है। अगर ये हम आप ये स्ट्रक्चर देखो, सेंट्रली प्लेस्ड ऑप्टिक चियाज़म, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे पास एंटीरियरली किससे कंटिन्यू हो जाता है? हाइपोथैलेमस इज कंटिन्यूड एंटीरियरली विद द ऑप्टिक चियाज़म। अगर ये हाइपोथैलेमस से एक अदद, सो एंटीरियरली इट इज कंटिन्यूड विद द ऑप्टिक चियाज़म, ठीक है। एंटीरियरली इट इज कंटिन्यूड विद द ऑप्टिक चियाज़म। चीज़ समझ में आ गई? ठीक। अब इस ऑप्टिक और अच्छा ये हमारे पास एंटीरियरली कंटिन्यू होता है विद द ऑप्टिक चियाज़म। नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस, बिलो hypothalamus is continued with a tube called infundibulum, with a tube called infundibulum, ठीक है। ये पीछे की ये हाइपोथैलेमस जो है वो नीचे इंफीरियरली इट इज कंटिन्यूड विद द ट्यूब कॉल्ड infundibulum, एंड दिस ट्यूब ऑफ infundibulum गोज टू द न्यूरो हाइपोफिसिस और वी कैन से वो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक अदद बड़ा अच्छा नाम लिखा हुआ है इस न्यूरोस्टेल में, हाइपोफाइसिस करके लिखा हुआ है, अल्लाह जाने पता नहीं क्या लिखा होता है, अच्छा सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका hypothalamus is continued inferiorly, hypothalamus is continued inferiorly as infundibulum, and this infundibulum goes to the this infundibulum goes to the pituitary gland, this infundibulum goes to the pituitary gland, ठीक। उसके साथ साथ hypothalamus is continued below, ठीक है। ये हमारे पास hypothalamus continued होता है below, और below ये हमारे पास continued होता है किससे? एक मिड ब्रेन पे स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबर सिनेरियम, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर सिनेरियम। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ट्यूबर सिनेरियम। ट्यूबर सिनेरियम ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। ट्यूबर सिनेरियम इज नथिंग बट अ मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, जो कि मिड ब्रेन से एंटीरियरली कंटिन्यू हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है कि ये मिड ब्रेन के साथ जो आगे का स्ट्रक्चर जो कि कंटिन्यू हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर सिनेरियम, ठीक है। मिड ब्रेन से जो स्ट्रक्चर आगे की तरफ कंटिन्यू हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर सिनेरियम। एंड ट्यूबर सिनेरियम इज ऑल्सो वी कैन से इंक्लूडेड इन द डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर। जब हम हाइपोथैलेमिक के रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम उसको ट्यूबर सिनेरियम को उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम हाइपोथैलेमस को डाइनसेफेलॉन को देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर तो अब मैंने आपको खोल के दिखाया ना, लेकिन अगर हम खाली सेरिब्रल हेमिस्फीयर को नीचे की तरफ से देखेंगे ना तो हमें सिर्फ ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आएगा, इन्फंडिबुलम नज़र आएगा, ऑप्टिक चियाज़म नज़र आएगा, ट्यूबर सिनेरियम नज़र आएगा, और ट्यूबर सिनेरियम की साइड पे लोकेटेड कुछ बॉडी होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मेमिलरी बॉडी। ये आपको भी नज़र आएगी, ये रहा ट्यूबर सिनेरियम, ठीक है। ट्यूबर सिनेरियम ये रहा, ठीक है। ट्यूबर सिनेरियम का जो आगे का पोर्शन है